नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओमेगा साइंस में। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स यानी कि बल। प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन को स्टडी किया था, उसकी जितनी भी वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने उन सबको सोल्व किया था। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, फोर्स होता क्या है? एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ये एक एफर्ट होता है जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। किसकी फॉर्म में? पुश की फॉर्म में या फिर पुल की फॉर्म में हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं फोर्स के, जहां पे आपको फोर्स और उसका इफेक्ट दोनों देखने को मिलेंगे। सपोज करो आपके सामने कोई फुटबॉल रखी है और आप उसको किक करते हो। अभी शुरुआत में वो फुटबॉल क्या थी? वो रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर किक किया, यानी कि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो वो सडनली क्या करना शुरू कर देती है? वो मूव करना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब आप क्रिकेट के मैदान में देखते हो कि एक फील्डर जो है बॉल को कैच करता है, तो वो मूविंग बॉल को फोर्स लगा करके, अपने हाथों से मस्कुलर फोर्स लगा करके वो उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। ये क्या था? फोर्स का इफेक्ट था। लास्ट एग्जांपल में क्या था फोर्स का इफेक्ट? रेस्ट से उसने फुटबॉल को क्या कर दिया? मूव करवा दिया, यानी कि उसको मोशन प्रोवाइड करवा दिया। और सेकंड एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट था आपका, उस पर आपने फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, थर्ड एग्जांपल इसमें हम लेके चल सकते हैं कि क्रिकेट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, उसने क्या किया? एक बॉल को हिट किया, और जैसे ही उसने बॉल को हिट किया तो उस बॉल की डायरेक्शन उसने चेंज कर दी और उसकी स्पीड भी उसने चेंज कर दी। कैसे चेंज कर दी? उसने उसको हिट किया, यानी कि उसको फोर्स दिया, जिसकी वजह से उस बॉल की क्या हो गई? डायरेक्शन भी और स्पीड भी उसकी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये भी हमारे पास क्या था? फोर्स और उसका इफेक्ट था। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लेके चले इसमें कि आपके पास स्प्रिंग दिया गया है आपको कोई, ठीक है, आप उस स्प्रिंग के ऊपर क्या करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो। मान लो आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया? आपने फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग आपका क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, तो उसकी शेप चेंज हो गई। अब आपने स्प्रिंग को खींचना ऐसे, पहले तो आपने पुश किया था, अब आपने पुल करना शुरू कर दिया, उसको खींचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई फोर्स अप्लाई करने से। ठीक है, यहां पे भी आपका ये एग्जांपल किसका हो गया? फोर्स का एग्जांपल आपके पास हो गया। उसके बाद और एग्जांपल इसमें हो सकते हैं कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में तो है, लेकिन आपने उसके ऊपर ज्यादा, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उससे ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी मोशन से, किसी स्पीड से मूव कर रहे हो, लेकिन आपने पैडलिंग की जो स्पीड है उसको, पैडलिंग के रेट को इंक्रीज कर दिया, और वो इंक्रीज होते ही आपकी साइकिल की स्पीड भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे किस चीज का एग्जाम्पल है? फोर्स का एग्जाम्पल है। और वो जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो फोर्स का इफेक्ट आपके पास देखने को मिला है। ये तो बात हो गई फोर्स की। फोर्स की बात करने के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के हमारे पास यहाँ फोर्स हैं? फोर्स हमारे पास बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, दो प्रकार के फोर्स है हमारे पास यहाँ। ठीक है, अब ये बैलेंस फोर्स कौन सा होता है? सपोज करिए आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ लेफ्ट साइड पे एक फोर्स एक्ट करता है F1, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में एक फोर्स एक्ट करता है जो है F2। और जिस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, वो स्मूथ सरफेस है, यानी कि इस बॉक्स के बीच में और इस सरफेस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। अपोजिट साइड से दोनों फोर्स लगते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे
कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होगा और ना ही राइट साइड में होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम मोशन भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लगने वाले जो ये दो फोर्सेस हैं, ये दोनों के दो फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स है हमारे पास, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, जिसकी वजह से इस बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं आएगा। ये होता है हमारे पास बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। अब यहीं पे मैं अनबैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, अनबैलेंस फोर्स कि अगर ये फोर्स F2, अगर ये फोर्स F2 ज्यादा हो जाता है F1 से, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है F1 से, तो ये बॉक्स किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? तो ये बॉक्स किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और अगर F1 ज्यादा हो जाता है F2 से, तो ये जो बॉक्स है ये राइट साइड में मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है बात आपको? अब अभी तक तो मैंने क्या यहां पे रखा था कि ये जो सरफेस है मेरा, ये सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। अगर मैं सरफेस को लेके चलूं कि ये जो सरफेस है मेरे पास रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है? मैं मान के चलता हूं कि ये सरफेस मेरे पास रफ सरफेस है, ठीक है। तो जब ये सरफेस रफ होगा तो बॉक्स के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो मैं अब यहां पे क्या करता हूं, ये फोर्स को हटा देता हूं कि अब मेरे पास कोई F2 फोर्स यहां पे एक्ट नहीं कर रहा, F2 फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट करता है? जो मैं एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूं, ये F1 को मैं अप्लाई करता हूं। लेकिन जैसे मैं F1 को अप्लाई करता हूं, इसके बॉक्स के और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन अप्लाई किए गए फोर्स से या मोशन जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को करवाना चाहते हैं उससे हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है। याद रखें, जिस डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट का मोशन है या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मोशन करवाने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और राइट साइड की तरफ आप किसको धकेल रहे हैं? इस बॉक्स को धकेल रहे हैं। और सडन मान के चलो कि यहां पे नो मोशन की कंडीशन आ गई, यहां पे कंडीशन आ गई नो मोशन की, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, रफ सरफेस था जिसके ऊपर बॉक्स रखा है और ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आता, मूव नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जो F1 फोर्स आपने अप्लाई किया है, इसको कौन सा फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन फिर आपने क्या किया? इसके अमाउंट को बढ़ा दिया, F1 के अमाउंट को बढ़ा दिया, आपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया यहां पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, किसके? F1 के। और जैसे ही आपने F1 के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया तो ये इसको ओवरकम नहीं कर पाया, इसको बैलेंस नहीं कर पाया। किसको? F1 को बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? राइट साइड में, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। यही हमारी डेली लाइफ के अंदर होता है। जब आप साइकिलिंग करते हैं, जैसे ही आप पैडलिंग करना शुरू करते हैं तो टायर के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको आप ओवरकम करते हो, तभी आपकी साइकिल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। हम डेली लाइफ के अंदर जितने भी मोशन के काम करते हैं, मूव होने के जो भी काम करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके अपने मोशन को, अपनी मूवमेंट को अंजाम देते हैं। तो ये था यहां पे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पे
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, देखा आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी कि आपने फोर्स अप्लाई किया बैलेंस फॉर्म में तो मोशन नहीं हुआ, नो मोशन, ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं हुआ। लेकिन बैलेंस फोर्स क्या काम कर सकता है, बैलेंस फोर्स मोशन ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकता, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन के अंदर है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता बैलेंस्ड फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या कर सकता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स आपके ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फॉर्म में फोर्स को अप्लाई करते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आप इसमें स्प्रिंग का एग्जांपल बहुत अच्छे से देख सकते हो। सपोज करो कि आपके पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इसको, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस किस फॉर्म में होएगा, कंप्रेस कर दिया आपने, ठीक है, इस तरह से यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया F2, बैलेंस्ड फॉर्म में है दोनों F1 F2। क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसका, शेप के अंदर चेंज, इतनी शेप थी पहले ओरिजिनल शेप, अब इसकी शेप क्या हो गई, पहले से कम हो गई, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, खींचेंगे इसको, ठीक है, तो जब हम इसको खींचेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड, बैलेंस फॉर्म में दोनों की दो बैलेंस, क्या कर दिया इसने, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। यानी कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन नहीं लेके आ सकता, वो आपके मूविंग ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर है उसको स्टॉप नहीं कर सकता, वो आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। बाकी जितने भी मैंने ये सारे काम बताए हैं, ये सारे काम कौन करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना किसका काम है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, उसके अंदर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म करना किसका काम है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना किसका काम है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। डायरेक्शन को चेंज करना ऑब्जेक्ट की किसका काम है, अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स के। जो ये सारे एग्जांपल इफेक्ट्स हैं किसके, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के। उसके बाद मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपके पास ये करके ऑब्जेक्ट है और ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स F1 लगती है, FA लेके चलता हूं चलो मैं, और ये फोर्स लगती है इसके ऊपर FB, ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड है इसका, वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पे एक चीज देख रहे हो कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है,
अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स एफ ए लगती है, दूसरी फोर्स एफ बी लगती है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप बताएं ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना है। आपको ये ऐसे भी दे सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स एफ ए लगती है, ऐसे है, और दूसरी फोर्स एफ बी इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। तो नेट फोर्स बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने लग रही है। तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला रखना है याद। वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स निकालनी है, दो फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर, तो उसका फॉर्मूला आपके पास है एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कोस थीटा। और ये कोस थीटा क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल दिया होगा वो है। कई बार हमको एंगल नहीं देगा, वो बोल देगा सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मास्टर फॉर्मूला है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। वो बोल देगा सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन थीटा 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री। और कोस थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एफ ए प्लस एफ बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इस एग्जांपल की मैं बात करता हूं, एफ ए प्लस एफ बी आप डायरेक्ट जोड़ दोगे वहां पे। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि उनके बीच में 180 का एंगल है, फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है 180 का, तो यानी कि फोर्सेस क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो 180 क्या होता है -1। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस 2 एफ ए एफ बी, जो कि क्या है एफ ए माइनस एफ बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो एफ ए माइनस एफ बी आपका नेट फोर्स आ जाएगा। इन दोनों में उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। दिक्कत कहां पड़ेगी, जब आपको एंगल कोई और दिया होगा, लाइक 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तब आप सिंपल ऐड या सिंपल माइनस नहीं कर पाओगे। इसलिए ये मास्टर फॉर्मूला है, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी भी दी हो। क्लियर है बात, चलते हैं आगे बात करते हैं। आप सभी ने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन न्यूटन से पहले जो मोशन और फोर्स से संबंधित कुछ अपने पॉइंट्स और फैक्ट्स गैलीलियो, जो कि एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन हुए हैं हमारे पास, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में कुछ बातें निकाल के हमारे सामने रखी, जिनको बेस बना करके न्यूटन ने अपने 3 ला दिए मोशन से संबंधित। तो आइए गैलीलियो के उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट किया, नो नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या हमें उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें किसी प्रकार के अनबैलेंस्ड फोर्स की, किसी भी प्रकार के अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सरफेसेस ले लिए। ठीक है,
दो सरफेसेस, और वो सरफेसेस कैसे थे आपके पास? फ्रिक्शनलेस, यानी कि उनका सरफेस जो था वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। ठीक है, उसके ऊपर वो इस प्रकार से इंक्लाइन किया, दोनों को थीटा एंगल पे उसने मेंटेन कर दिया। फर्स्ट फिगर में देखिए, थीटा एंगल पे उनको क्या कर दिया? मेंटेन कर दिया। एक एच हाइट से ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट को कोई बॉल लेके चल सकते हो, कांच की बॉल लेके चल सकते हो, ठीक है, कंचा लेके चल सकते हो, उसको यहां से छोड़ दिया। उस कंचे का सरफेस भी कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। मतलब यहां पे पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिक्शन को 0 माना गया है। तो एच हाइट से यहां से छोड़ने पर ये अगले सरफेस बी सी पे उतनी ही हाइट तक जाएगी जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था, यानी कि एच हाइट तक ही जाएगी। और इधर से एच हाइट से आने के बाद दोबारा फिर इधर एच हाइट तक ही जाएगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड फिगर में देखिए कि एच हाइट से इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को छोड़ा गया। ये बॉल यहां तब तक चलती रहेगी जब तक ये एच हाइट को गेन नहीं कर लेती। आप यहां पे एक चेंज देखने को मिलेगा आपको। वो चेंज क्या है कि ये बी से इस बॉल तक का, इस पॉइंट बी से बॉल का, इस कंचे का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन यहां पे ये डिस्टेंस बी और सी में क्या है? ज्यादा है। लेकिन ये हमने तो ये देखनी है, ये हाइट h इधर भी सेम है और इधर भी क्या है? सेम है। मतलब ये बॉल तब तक मूव करेगी जब तक ये एच हाइट को अचीव नहीं कर लेती, और एच हाइट को अचीव करने के बाद ये दोबारा से ऐसे इधर एच हाइट पर जाएगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन इसने क्या ली? इसने जो बीसी प्लेन है इसको बिल्कुल ही, मतलब क्या कर दिया? 0 डिग्री पे कर दिया। मतलब यहां का जो एंगल था 0 कर दिया, यहां पे एंगल को कम कर दिया था, फाई एंगल ले लिया था। फाई एंगल क्या था? थीटा से छोटा था, जिसकी वजह से इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एच हाइट को गेन करने के लिए। उसके बाद यहां तो इसने एंगल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया इसे। तो ये बॉल यहां से मूव करेगी और तब तक मूव करती रहेगी, कब तक मूव करती रहेगी? जब तक ये एच हाइट को अचीव नहीं कर लेती। तो यहां पे देखो आप कि क्या इसको, अगर ये ऐसे ही प्लेन है, पूरा पूरा का पूरा ऐसे ही प्लेन है, बीसी सरफेस बहुत लंबा है, ठीक है, और कोई एंगल नहीं है, कोई एच हाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कंचा है, ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको एच हाइट नहीं मिल जाएगी। और एच हाइट मिलने के यहाँ कोई चांसेस नहीं है। तो ये बॉल क्या है? ये कंचा क्या है? मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ये मूव करता रहेगा। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रखना है तो वहां पे आपका कोई भी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। क्योंकि अगर यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो वो क्या कर देता? इस बॉल के मोशन को अपोज करता, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करता, इसकी एनर्जी को कम करता, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती, और ये एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये बॉल रुक जाती। तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स का काम करता है यहाँ पे फ्रिक्शन। लेकिन गैलीलियो ने क्या बोल दिया कि नो नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, की बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इसी को आधार बना के आगे न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए मोशन से संबंधित। अब हम उनको स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि टाइम रहते आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।